मेरा नाम अनामिका है। मेरी आंख गरीब परिवार में खुली थी। लोग कहते थे कि तुम्हारे पिता सारी उम्र भी लोगों के जूते साफ करेंगे, तब भी तुम्हारा कभी ऊंचे खानदान में रिश्ता नहीं हो सकता। हमारे सारे रिश्तेदार मिलकर हमें बहुत तंग किया करते थे, क्योंकि लगभग सारे रिश्तेदार ही खाते पीते घराने के थे। अगर हम गरीब थे तो कोई भी हमें उल्टी सीधी बातें सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। शायद दौलत वाले लोगों में घमंड होता है, इसीलिए वो अपने आगे गरीबों को कुछ नहीं समझते। मेरे चाचा की बेटी अपनी सगाई की मिठाई हमारे यहाँ देने के लिए आई थी, तो घमंड के साथ कहने लगी कि मेरा तो बहुत ऊंचे परिवार में रिश्ता हुआ है, तुम भी तो मेरी ही उम्र की हो। अन्नामिका, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि तुम्हारा अभी तक कहीं पर रिश्ता नहीं हुआ। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता किसी ऊंचे परिवार में हो जहां पर तुम बहुत खुश रहो, मगर मुझे या किसी को भी ऐसा नहीं लगता। इस आस में तो तुम सारी जिंदगी कुंवारी ही रह जाओगी। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी थी। पिताजी घर में मौजूद नहीं थे और मैं घर में अकेली थी। तभी तो वो मुझे इतनी ढेर सारी बातें सुनाकर चली गई थी। मैं हर किसी की बातें खामोशी से सुनती रहती थी, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पर लोगों के जूते साफ किया करते थे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। मैं सिर्फ आसमान की तरफ देखती और मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मैं ऊपर वाले पर पूरा भरोसा करती थी। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पर अपने पिताजी को खाना देने के लिए गई, तो वहां मेरी नज़र एक जूते पॉलिश करने वाले लड़के पर गई। उसने पिताजी से मेरा रिश्ता मांग लिया था। उसका कहना था कि मुझे आपकी बेटी पहली नज़र में ही भाग गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हैरानी वाली बात यह थी कि पिताजी ने जल्द ही उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी, उसके रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। अब मैं पिताजी के आगे कुछ नहीं कह सकती थी। मेरे लिए हमेशा से ही हर फैसला मेरे पिता ने ही किया था, इसलिए उन्होंने जब ये रिश्ता स्वीकार कर लिया तो मुझे भी स्वीकार करना ही था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं शादी से राजी हो गई और मेरी शादी हो गई, पर जब मैं विदा होकर उसके साथ गई तो वो मुझे महल जैसे घर में लेकर आ गया। उस दिन मौसम बहुत खुशगवार था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और दिल पर एक भारी बोझ भी रखा हुआ था। मेरा दिल अजीब अजीब उलझन का शिकार हो रहा था। मैंने अपने पिताजी को देखा था, वो आज भी रोज की तरह सुबह सवेरे उठकर रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी करते नजर आ रहे थे। मैंने कहा, पिताजी, आज के दिन तो आप अपना काम छोड़ दीजिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपकी तरफ से आज आपकी इकलौती बेटी की शादी है और आज भी आप काम पर जा रहे हो। मैं इतना कहकर रोने लगी थी, क्योंकि आज मेरी शादी थी। पिताजी कहने लगे, अरे मेरी बेटी, रो क्यों रही हो? मैं चाहता हूं कि आखिरी लम्हे तक तुम्हें जितना दे सकूं दे दूं, इसलिए आज मेरी मजबूरी है, मुझे काम पर जाना ही पड़ेगा। मैंने उनके हाथ से सामान ले लिया और कहा कि नहीं पिताजी, आप कहीं नहीं जाओगे। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे मैं उदास हो जाऊं। मैं चाहती हूं कि मैं खुशी खुशी विदा हूं, लेकिन आप अपनी बातों से मुझे उदास कर रहे हो। कि आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी उदासी भरा चेहरा लेकर अपने ससुराल जाएगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो दहेज के लिए माता पिता का खून भी पी जाती है, बल्कि मैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहती थी। ये आपकी जिद है कि आप मेरी शादी कर रहे हो। अब मैंने आपकी बात मान ली है ना, तो आपको भी मेरी बात माननी होगी। मैं तो आपकी लाडली और इकलौती बेटी हूँ। हमेशा मैंने आपका कहना माना है। आप बस मेरे सर पर हाथ रख दो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इस समय इस बात का एहसास हुआ कि पिता सच में घना साया होता है। वह अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है। शादी बहुत सिंपल तरीके से हो रही थी। मेरे पिताजी के बड़े भाई, मेरे एक बड़े मामा जी और मेरी बुआ जी के परिवार को मेरी शादी में इनवाइट किया गया था और कुछ 2-3 मोहल्ले के लोग थे। बाकी न कोई सजावट, न कोई मेहंदी की रस्म, न कोई संगीत की रस्म। बस मेरे पिताजी खुशी खुशी मुझे विदा कर देना चाहते थे। जिस लड़की ने मुझे पसंद किया था वह भी हमारे जैसा ही था। एक जूता पॉलिश करने वाला लड़का था। मेरा दिल न जाने क्यों एक अनजाने डर से धड़क रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच में हो सकता है। मैंने तो हमेशा खुद को अपने पिता की सेवा के लिए ही समर्पण कर दिया था। मैं उनको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अब जब रिश्ता आया तो पिताजी ने साफ कह दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर का कर देना चाहता हूँ। बेटी, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा।
मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा। ऐसे में तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? कौन तुम्हारा सहारा बनेगा? बस कुछ इन्हीं बातों से उन्होंने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था और मैं उनकी बातों में आ गई थी। मेरे लिए उनकी बात मानना हमेशा से ही आसान काम रहा था। मेरे पिता ने या मेरी माँ ने मुझसे कभी भी कुछ भी कहा था, मैं उनकी बात हमेशा मान लेती थी और आज वह दिन भी आ गया था जब मैं विदा होकर हमेशा हमेशा के लिए उनके घर से वापस जा रही थी। ये मेरा वो घर था जिसमें मैंने जन्म लिया था, जिसकी एक एक दीवार मेरे बचपन की किलकारियों की आवाज़ सुनाती थी, जिसके एक एक कोने को मैंने अपने हाथों से सजाया था। मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि मैं एक छोटे से घर से निकलकर छोटे से ही घर में जा रही थी। जैसा कि मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि लड़के के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उसके हालात लगभग हमारे जैसे ही। वो सुबह सवेरे उठकर घर की सफाई करने के बाद, नाश्ता करने के बाद अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है, और जो मैं काम करती हूँ वही काम वो लड़का भी करता है। मेरी शादी का दिन आया तो मैं जल्दी से उठी, घर के सारे काम निपटाए, मैंने अपने कपड़े बदल लिए और शाम के समय जब मेरा पति सहरा बांध कर आया तो मेरे लिए लहंगा भी लेकर आया था। ससुराल से आया हुआ लहंगा मैंने पहन लिया था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि किसी गरीब इंसान ने खरीदा है, क्योंकि वो लहंगा किसी बड़े शोरूम का लग रहा था। मेरे कुछ रिश्तेदार जो हमारे घर में शादी वाले दिन मौजूद थे, मेरी शादी के कपड़े देखकर हैरान रह गए थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं कभी इतने सुंदर लहंगे को भी पहन सकूंगी। वो काफी महंगा दिखाई दे रहा था। मुझे हैरानी हुई थी कि लड़का तो हमारी ही तरह गरीब है, तो फिर वो इतना महंगा लहंगा कैसे खरीद सकता है। लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग से इस तरह की बातों को निकाल दिया था और तैयार होकर अपने पिताजी का इंतजार करने लगी। पिताजी जल्द ही शादी के काम निपटाने के बाद कमरे के अंदर आए थे और बहुत ही खुश थे। कहने लगे कि बेटी, अब मुझे लग रहा है कि मैं सुकून की मौत मर सकूंगा। मैं चाहता था कि मेरी बेटी किसी ऐसे इंसान के साथ विदा हो जो सारी जिंदगी उसे राजकुमारी बनाकर रखे, लेकिन मुझे इस लड़के से पूरी उम्मीद है कि ये तुम्हें राजकुमारी ही बनाकर रखेगा। पिताजी की बात सुनकर वहां मौजूद मेरी बुआ जी जोर जोर से हंसने लगी थी और कहने लगी थी कि भैया, भला कोई जूते पॉलिश करने वाला लड़का तुम्हारी बेटी को राजकुमारी न सही, मगर नौकरानी जरूर बनाकर रखेगा। इतना कहकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे और पिताजी और मैं खामोश हो गए थे। मैं काफी देर तक पिताजी के गले मिलकर रोती रही थी और कहने लगी कि पिताजी, मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा? उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि बेटी, ऊपर वाला है ना मेरे साथ, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ ठीक रहूंगा और अपना ख्याल रखने के लिए मैं अकेला भी काफी हूँ। तुम बस अपनी ससुराल में खुश रहना। मेरी प्रार्थना हमेशा यही है कि तुम अपने घर में अपने पति के साथ खुश रहो और कभी तुम्हें किसी चीज की कमी न हो। पिताजी की बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वह वक्त भी आ गया था जब मेरे ससुराल वाले घर पर आ गए थे। मेरे पति के माता पिता तो नहीं थे, लेकिन वह अपने कुछ रिश्तेदारों को बारात में शामिल कर लाया था। उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवाई थी। वह अपनी चचेरी बहन को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर प्यार किया करता था। वो लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। उसने भी बहुत महंगे और शानदार कपड़े पहने हुए थे और मेरे पति ने भी बहुत महंगी शेरवानी पहनी हुई थी। उन सब के कपड़े देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। मुझे उसके चाचा जी के परिवार के बारे में बताया गया था कि वो लोग भी ज्यादा अमीर नहीं हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही थे गरीब। तो फिर ये सब कुछ क्या है? मैं एक बार फिर से खुद को सोचने से बाज नहीं रख सकती थी, लेकिन जल्द ही मेरे सामने हकीकत आने वाली थी जब मेरे पिताजी को मेरे पति ने कहा कि हमने इस दिन के लिए काफी जमा पूंजी जोड़कर रखी थी। इस वजह से आपको शायद हैरानी हो रही है। मुझे लगा कि उन्होंने मेरा दिमाग पढ़ लिया, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। वह तो मासूमियत से सफाई दे रहे थे। मुझे उन पर बेहद टूटकर प्यार आ रहा था। वह बहुत ही समझदार इंसान थे। उनका नाम दीप था। थोड़ी ही देर में शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। मुझे मंडप में बुलाया गया था। जो छोटा सा सिंपल सा मंडप था, पिताजी ने मेरा गठबंधन किया। हमने 60 फेरे लिए और उसके बाद एक एक करके सारी रस्मों को अंजाम दिया गया और रस्में पूरी हुई
तो मैं दीप की धर्मपत्नी बन गई थी। उनकी बहन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बार बार आकर वो मुझे गले लगाकर कह रही थी कि भाभी, आप बहुत ही अच्छी हो। एक बार तो वो रो भी पड़ी थी। मुझे उनकी चचेरी बहन और उनमें बिल्कुल सगे भाई बहन जैसा ही प्यार नजर आता था। मुझे उसकी ऐसे रोने वाली हालत देखकर बेहद खुशी हुई थी, मगर कभी कभी मैं कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग एक बार फिर से उलझनों का शिकार हो गया था। मैं जब विदा होकर जाने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि उन्होंने बहुत गंदी और पुराने इलाके में गाड़ी डाल दी थी। मुझे लगा था कि मैं पैदल ही आगे किसी झोपड़ी में जाकर रहूंगी, और ये देखकर मुझे हैरानी भी हुई थी कि गाड़ी तो बहुत ही शानदार और महंगी थी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा, गाड़ी में बिठाने के लिए मदद की। मुझे लगा कि शायद किराए पर ली होगी। मेरे दिमाग ने एक बार फिर से उनकी तरफदारी की। अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना था, कुछ भी नहीं समझना था। मैंने सोचा कि सब ठीक होगा। मैं अपने पिता का आशीर्वाद लेकर रोते हुए गाड़ी में बैठ गई थी। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरे पति ने मेरी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अपने हाथों से साफ किया था। वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। यहाँ तक कि उस इलाके को हम बहुत पीछे छोड़ आए थे जहाँ मेरा घर था। मुझसे नहीं रहा जा रहा था, क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए काफी देर हो गई थी। इसलिए मैंने पूछ ही लिया कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ। कि आपका घर तो आ जाना चाहिए ना। मेरा अगला सवाल सुनकर वो दोनों भाई बहन हंस पड़े थे, और उसके बाद उन्होंने गाड़ी को एक झटके से रोक दिया था। सामने की तरफ नजर पड़ते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, और मेरे मुंह से फौरन ही एक जोरदार चीख निकली थी। ये सब क्या है? मैं अपनी जगह उछल पड़ी थी। उन्होंने कहा कि हमारा घर है। उनके शब्दों पर और अपनी आंखों से देखने वाले नज़ारे पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गढ़ था। बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत इमारत सामने मौजूद थी। मुझे लगा कि शायद ये लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा, देखिए, आप मुझसे मजाक मत कीजिए। मैं इस समय बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरे शब्द ना चाहते हुए भी सख्त हो गए थे। मेरे पति ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है तो आओ अंदर चलते हैं। तुम खुद अंदर चलकर अपनी आंखों से देख लो कि ये मजाक नहीं है। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, और यकीन न करने वाली कंडीशन में मैं सामने खड़ी होकर इस शानदार इमारत को देख रही थी। मेरे पति ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। मेरे मुंह से मुश्किल से निकला था, ये सब क्या है? उसके बाद मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे में लेकर आ गए थे। फिर उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा था, उसके बाद मुझे लगा था कि ये कुछ भी हकीकत नहीं है। मुझे ये सब कुछ अभी भी एक सपने की तरह लग रहा था, पर यही हकीकत थी, और अब मुझे इसे स्वीकार करना था। न जाने किस हिम्मत के साथ और किस जज्बे के साथ। मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे थे। मेरे पति ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और मुझे तसल्ली देने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थीं जो मुझे याद आते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मुझे अपना गुजरा हुआ समय, अपना गुजरा हुआ कल याद आने लगा था। बीते हुए समय की कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं थी, और मैं बैठे बैठे अपनी पुरानी यादों में गुम हो गई थी, जब मैं अपने माता पिता के साथ उस छोटे से घर में रहती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, और जब से मेरी आंख खुली तो अपने माता पिता को गरीबी में जिंदगी गुजारते हुए पाया था। हमारा घर रेलवे स्टेशन के करीब ही था, और पिताजी ने वहीं से अपने काम की तलाश शुरू की थी। वो रेलवे स्टेशन पर एक ऑफिस में काम किया करते थे। माँ घर पर रहती थी और घर को संभालना करती थी। हमारा घर बहुत मामूली सा था, तो काम आसानी से चल रहा था, और सिर्फ हम 3 ही लोग थे। लेकिन फिर एक दिन घर में एक आग भड़क उठी थी। उस समय मैं छोटी थी, यही कोई 8 साल की थी। माँ घर पर थी और उसने मदद के लिए लोगों को बहुत आवाज दी थी, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी। रास्ता बहुत तंग था और छोटा भी, इसलिए वहां कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती थी जो वक्त पर पहुंचकर आग बुझाए। तभी मैं रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। माँ ने मुझे किसी तरह बाहर धकेल दिया था, लेकिन खुद घर से बाहर नहीं आ सकी थी। वो काफी हद तक जल गई थी। लगभग 70% तक ये कंडीशन मेरे लिए काफी दुख पहुंचाने वाली थी। पिताजी अपने काम से वापस आए तो हर चीज जलकर खाक हो चुकी थी। घर पूरी तरह से जल गया था।
और घर से ज्यादा तो उन्हें अपने जीवन साथी की फिक्र थी जो जल चुकी थी। पिताजी ये सब देखकर बुरी तरह से रो पड़े थे और माँ को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचे थे। आस पड़ोस के किसी ने भी इतनी भी मदद करनी नहीं जानी कि वक्त पर मेरी माँ को अस्पताल ले जाते। क्या मेरे पिताजी को इतने बड़े हादसे की खबर दे देते? यह सब लोगों को यही लगता था कि हमारी मदद करने से उनका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे भी कुछ चोटें आई थीं। मेरे शरीर पर भी जलने के निशान थे, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर ने घर भेज दिया था। मैं अपने पड़ोसी के घर पर रह रही थी। वो मुझे संभाल रही थी, क्योंकि मेरे पिताजी की हालत तो उन्होंने देखी हुई थी कि वो किस तरह अपनी पत्नी के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ लगा रहे थे कि किसी भी तरह से उनकी पत्नी ठीक हो जाए। मेरे पिताजी वैसे भी एक मामूली से लड़के थे और क्लर्क की सैलरी बहुत मामूली सी होती है। पिताजी ने हर मुमकिन हद तक कोशिश की थी कि वो माँ का बेहतरीन इलाज करवा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि पेशेंट काफ़ी हद तक जल गई है। मेरी माँ की सांस तो घर में ही बंद हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया था और मुझ जैसी मासूम छोटी सी बच्ची के सर से उसकी माँ का साया उड़ गया था। पिताजी की नौकरी छूट चुकी थी, क्योंकि छुट्टियां ज्यादा होने की वजह से मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। मैं छोटी थी, मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई चाहिए था, इसलिए पिताजी मेरे साथ रहते थे, मेरा ध्यान रखते थे। अगर वह नौकरी पर चले जाते तो फिर मेरा ध्यान कौन रखता? उन्हें बार बार मेरी फिक्र होती थी, इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए नौकरी की छुट्टी कर ली थी। मगर इन छुट्टियों के दौरान उनकी नौकरी ही हाथ से चली गई। ये बात भी पिताजी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि उनकी नौकरी जैसी भी थी, चाहे मामूली सी ही सैलरी मिलती थी, लेकिन घर तो चल रहा था। अब पिताजी बुरी तरह से टूट चुके थे। पहले घर का जल जाना, पत्नी का मर जाना, बेटी का अकेले रह जाना और फिर नौकरी कर चले जाना, इस सब ने मेरे पिताजी को लाचार बनाकर रख दिया था। ये हादसे हमारी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे और मैं जान भी नहीं सकी थी कि ये सबसे ज्यादा असर तो मेरी जिंदगी में करने वाला है। मैंने अपनी माँ के सदमे को अपने दिल से बुरी तरह से लगा लिया था, इसलिए मैं बीमार रहने लगी थी और मैं 2 महीने अस्पताल में रहकर आई थी। मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होश आता था और जब भी होश आता मैं अपनी माँ को पुकारना थी, क्योंकि मैं ज्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहती थी और माँ ही मेरे सारे काम किया करती थी। पिताजी मेरे पास होते, हर तरह से मेरा ख्याल रखते। मैंने देखा था कि पिताजी की आंखों में हमेशा आंसू होते थे, जैसे वो रो रहे हों। मेरी भी यही कंडीशन थी। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और बहुत ही कमजोर भी। कुछ दिनों तक तो पड़ोसन ने ही मेरे पिताजी को अपने घर में खाना खिलाया था, लेकिन कोई कब तक किसी का ख्याल रख सकता है। एक दिन उन्होंने भी तंग आकर पिताजी से कह दिया कि अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। पिताजी ने उनसे माफी मांग ली थी और कहा था कि नहीं बहन, आपने मेरे लिए जितना कुछ किया वही बहुत है। मुझे भी आपके यहाँ खाना खाने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरी बेटी की तबीयत एक बार ठीक हो जाए, मैं घर आकर खुद खाना बना लिया करूँगा। उस दिन मेरे पिताजी बुरी तरह से हार चुके थे। उनके पास जितने भी जमा पूंजी उनके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई थी, उन्होंने सब मेरे इलाज पर लगा दी थी और उनकी नौकरी तो पहले ही जा चुकी थी। जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो पिताजी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और कहने लगे कि बेटा, हिम्मत करो, आखिर ऐसे कब तक अपनी माँ का सदमा दिल से लगाकर रहोगी? तुम्हें हौसला करना है। तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई है, वो हमें अकेला कर गई। तुम अपनी माँ से दूर हो गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कोई भी नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जैसा प्यार करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उस समय छोटी थी, मुझे अपनी माँ की गोद चाहिए थी, लेकिन मैं पिताजी की कहीं भी किसी भी बात को समझ नहीं सकी थी। माँ को अंतिम समय में जब मैंने उनको सफेद चादर में लिपटे हुए देखा था और उनकी अर्थी को ले जाया जा रहा था, तो मैं बहुत रो रही थी। चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो? मेरी माँ को मत लेकर जाओ, ये मेरी माँ है, वो ठीक हो जाएंगी। कहाँ ले जा रहे हो मेरी माँ को? मुझे भी मेरी माँ के साथ जाना है। तब पिताजी ने मेरे कान में कहा था कि बेटी, तुम्हारी माँ भगवान जी के पास जा चुकी है। वो उनकी ही अमानत थी और अच्छे लोगों को भगवान जी अपने पास जल्दी ही बुला लेते हैं। तुम्हारी माँ अच्छी थी ना, वो ऊपर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगी। उस दिन मैं सारा दिन रोती रही थी
और हर दिन अपनी माँ को याद करती रही। मुझे संभालने वाले मेरे पिताजी थे जो हर तरह से मुझे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं थी कि अपने पिताजी को भी बहुत तंग कर रही थी कि माँ चाहिए, मुझे माँ के पास जाना है, माँ के पास होना है और उनके हाथ से ही खाना खाना है। मेरा कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी जिसके साथ में खेल सकती, और पिताजी माँ के क्रियाकर्म में लगे हुए थे। और इस तरह वो दिन भी आ गया था जब माँ की मौत को 1 हफ्ता गुजर चुका था और मैं पिताजी को काफ़ी हद तक परेशान कर चुकी थी। वक्त गुजरता जा रहा था। 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर वापस आई तो पिताजी ने जैसे तैसे घर को संभालना था, घर के जले हुए सामान को फेंक दिया और घर की मरम्मत करवाई थी। घर में जितना राशन पिताजी ने डाला था वो सब खत्म होने लगा था। अब पिताजी को अपने काम की फिक्र होने लगी थी। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि बेटी तुम छोटी हो, तुम प्रार्थना किया करो, ऊपर वाला बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनता है, तुम्हारे पिता को जल्द ही कोई काम मिल जाएगा। हम अभी तक इस जले हुए घर में रह रहे थे क्योंकि इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरी छत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे हालात कब बदलेंगे। मैं रोज़ भगवान जी से प्रार्थना किया करती थी कि हमारी मुश्किल को जल्दी से दूर कर दो और हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दो, क्योंकि मैं अपने पिताजी को रोता हुआ देखती थी तो मेरा दिल दुखता था। मेरे पिताजी को जल्द से जल्द काम मिल जाए, मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना यही थी। मैं अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और मैंने घर की हर छोटी छोटी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैं अक्सर अपने घर की खिड़की के पास खड़ी होकर बहुत से छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा करती थी। मेरे दिल में भी चाह जागती थी कि काश मैं भी स्कूल जाती होती। मेरे पिताजी मेरी आंखों में मौजूद सपने को पढ़ चुके थे। उन्होंने कहा था कि बेटी, बस मेरी एक बार नौकरी लग जाए, मैं तुम्हें भी स्कूल भेज दूंगा। यहाँ से सरकारी स्कूल काफ़ी दूर था। जब काफ़ी समय तक पिताजी को कोई काम नहीं मिला और वह मेरी आंखों में हर दिन पढ़ने के सपने को देखते थे, तो उन्होंने हार मानकर सरकारी स्कूल में मुझे भेजने का फैसला कर लिया था। वहाँ का कोई खर्चा तो नहीं था, लेकिन पिताजी का कहना था कि बेटी, मैं काम में बिजी हो जाऊंगा क्योंकि मैं नौकरी को तलाश कर रहा हूँ। तुम स्कूल चली जाओगी तो घर को कौन देखेगा, फिर तुम्हें वहाँ से लाना ले जाना कौन करेगा। पिताजी की बात मेरे दिल को लगी थी। मैं उनसे नाराज तो नहीं हुई थी क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे और ठीक कह रहे थे। भला घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर मैं कहाँ जा सकती थी, और फिर पिताजी की जिम्मेदारी कौन उठाता। पिताजी रोज सुबह सवेरे ही घर से निकल जाते थे। नौकरी की तलाश करने के लिए उनकी पूरी कोशिश होती थी कि किसी भी तरह उन्हें कोई अच्छा काम मिल जाए, लेकिन 1 महीना हो चुका था और उन्हें बेहद मायूसी हो गई थी। एक दिन घर में पानी नहीं आने की वजह से मैं करीब के नल से पानी भरने के लिए चली गई थी। वो जगह रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब थी। ट्रेन गुजरने वाली थी। उस समय मेरी उम्र 13 साल की हो चुकी थी। मेरे हाथ में पानी भरने के लिए 2 बाल्टियां थीं और मैं पानी भरने में बिजी थी। मैं नल को चला रही थी कि अचानक मैंने देखा कि एक इंसान रेल की तरफ तेजी से भाग रहा था। वो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर था और उसे देखकर लगता नहीं था कि इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत भी होगी, लेकिन जिस तेजी से वो ट्रेन की तरफ भाग रहा था, मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ था। मैं कम उम्र की थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो इंसान ट्रेन की पटरियों के पास दौड़कर क्या करने जा रहा है। मुझे सख्त हैरानी हुई थी। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने वहां से पानी की 2 बाल्टियां भरकर साइड पर रख दी थीं और मैं तेजी से इंसान की तरफ बढ़ गई थी। वहां इस समय कोई भी मौजूद नहीं था। अक्सर ऐसा ही होता था कि जब ट्रेन आने वाली होती थी या गुजर रही होती थी तो सारे लोग वहां से लौट जाते थे। मैं अपना बचपन वहीं गुजार रही थी, इसलिए पिताजी के मुंह से हमेशा यह हाथ से सुने थे कि लोग खुदकुशी करने के लिए ट्रेन के नीचे तक आ जाते हैं। तब मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होती और मरने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, जो अपनी जिंदगी को इतना बेमोल समझते हैं। मेरी जिंदगी भी तो इतनी ज्यादा मुश्किल में गुजर रही थी। मेरे पिता का काम छूट गया था, माँ गुजर गई थी और मैं घर में अकेली छोटी उम्र से जिम्मेदारियां संभाल रही थी। लेकिन ऊपर वाला जानता है कि एक दिन भी मुझे खुदकुशी करने का ख्याल तक नहीं आया था। मैं कुछ कम उम्र की थी और कुछ मुझ में बहुत सारा हौसला था। मैंने सब कुछ बहादुरी से सह लिया था।
उस इंसान को देखकर मुझे यकीन आ गया था कि वो इंसान अपनी जान देने के लिए वहां दौड़ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, मैं भी इस इंसान के पीछे दौड़ पड़ी थी। ट्रेन दूर थी, स्पीड स्लो थी, इसलिए मैंने उस आदमी को पटरी तक पहुंचने से पहले ही दूसरी तरफ को धक्का दे दिया था और खुद भी उसकी तरफ आ गई थी। ट्रेन स्पीड से वहां से गुजर गई और वो आदमी मुझे फटी फटी नसरों से देख रहा था। उसने रोते हुए कहा कि बेटी, मुझे मर जाने दिया होता, तुमने मुझे क्यों बचा लिया। इस आदमी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी जान बच गई है और मैं इतनी छोटी और कम उम्र की लड़की होकर भी उसे बचा सकती हूँ। मैंने कहा, अंकल, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। मेरी उम्र 13 साल के करीब है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप जिंदगी से तंग आकर अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दो। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान से देखा था और फिर रोने लगे थे। कहने लगे कि बेटी, एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा अगर मैं अपनी जान ले लेता, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे फिर से जिंदगी दे दी। बेटी, मैं तुम्हें सारी जिंदगी याद रखूंगा कि तुमने मुझे बचा लिया था। वो आदमी रोते हुए मेरे सर पर हाथ फेरकर वहां से चला गया था और उस दिन मुझे लगा था कि मैं नाकारा पैदा नहीं की गई हूं, बल्कि मेरी जिंदगी का भी कोई ना कोई मकसद जरूर है। उस दिन घर आकर मैंने गर्व से पिताजी को अपना ये कारनामा सुनाया था तो पिताजी ने मुझे झट से गले लगा लिया था और कहने लगे कि मेरी बेटी बहुत प्यारी है, मुझे तुमसे इसी तरह की बहादुरी की उम्मीद है। आइंदा कभी भी तुम खुद को किसी से कम या कमजोर मत समझना। मैं पिताजी की बात सुनकर रो पड़ी थी। मैंने पिताजी से कहा था कि पिताजी, मैंने आज रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते समय देखा था कि वहां मौजूद एक अंकल जूते पॉलिश कर रहे थे। वो बहुत ही गरीब थे और हाँ, उनके पास भीड़ भी काफी लगी हुई थी। वो बूढ़े थे, इसलिए धीरे धीरे पॉलिश कर रहे थे, मगर उनसे जूते पॉलिश करवाने के लिए बहुत सारे लोग उनके आसपास मौजूद थे। तो क्यों ना हम भी ये काम शुरू कर दें। आप अपना सामान ले लीजिए और वहां पर बैठ जाइए। ये काम तो ऐसा है कि इसमें किसी तरह के पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी। मैंने अपनी उम्र के मुताबिक पिताजी को एक बेहतरीन एडवाइस दी थी। वो मुझे देखकर हैरान रह गए थे। कहने लगे कि बेटी, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छी सलाह दी है, लेकिन मुझे शर्म आती है। अगर वहां किसी रिश्तेदार ने मुझे देख लिया तो क्या होगा? सब मेरी मजाक बनाएंगे कि मैं एक मुच्छी बन गया हूं। इतना कहकर वो रो पड़े थे। मैंने पहली बार उन्हें तसल्ली दी थी और कहा था कि पिताजी, जब से माँ की मौत हुई है, कोई भी रिश्तेदार हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। किसी ने भी हमें सहारा नहीं दिया, किसी ने भी हमें तसल्ली नहीं दी। सब अपनी जिंदगी में बिजी है, खुश है। सब क्या करते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम क्या करेंगे, इस बात से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो रिश्तेदार हमारा घर चलाने नहीं आते हैं और मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ कि आप कितनी मुश्किल में फंसे हुए हो। मैं आपको इस मुसीबत में और नहीं देख सकती। घर में भुखमरी हो रही है, एक समय की रोटी हम खाते हैं। इसके लिए तो बेहतर यही है कि आप ये काम करना शुरू कर दो। आपकी बेटी को आप पर पूरा भरोसा है पिताजी। वो आपको तरक्की करते हुए देखना चाहती है। क्या पता तरक्की की सीढ़ी यहीं से लगी हुई हो। मैंने उस समय उन्हें काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया था और उन्हें इस काबिल कर दिया था कि वो अगले ही दिन सामान लेकर आ गए थे और वही स्टेशन के पास बैठकर आवाजें लगाने लगे थे। मैं उनके साथ ही रेलवे स्टेशन तक चली आई थी। मैंने वहां बैठकर ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखा। वो बार बार आवाज लगा रहे थे। 1-2 ग्राहक उनके पास आए और इस तरह उन्होंने पूरे दिन के 150 रुपए कमा लिए थे। वो मायूस हो गए थे। कहने लगे कि बेटी देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं है, मैं कोई और कोशिश कर लूंगा। मैंने कहा, पिताजी हिम्मत मत हारिए, अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा भी कीजिए। ऊपर वाला आपको जरूर सफलता प्राप्त करेगा। कुछ ना भी होने से थोड़ा बहुत होना तो बेहतर है ना। जब पिताजी घर आए तो रात को मैंने उनको चाय बना कर दी। वो बहुत ही खुश हुए थे। मेरे हाथ की बनी चाय से उनकी सारी थकन उतर जाती थी। मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। पिताजी के काम में बढ़ावा होने लगा था। वहां मौजूद अक्सर ट्रेन से आते जाते मुसाफिर जिन्हें अपने जूते खराब दिखाई देते थे या जूते टूट जाते थे, वो पिताजी से न सिर्फ उन्हें पॉलिश करवाते थे बल्कि उनकी मरम्मत भी करवाया करते थे। पिताजी
उन्हें से दिया करते थे। अब वो मोची और जूते पॉलिश करने का काम एक साथ किया करते थे। मुझे बहुत खुशी होती थी क्योंकि पहले मेरे पिताजी की 150 रुपए की कमाई थी, मगर अब वही कमाई बढ़कर लगभग 800 रुपए तक पहुंच गई थी। पिताजी मुझे देखकर गर्व से कहते थे कि तुमने मुझे नया रास्ता दिखाया है बेटी, और तुम्हारी वजह से ही मेरी हिम्मत बनी रही। अगर तुम हिम्मत हार जाती तो तुम्हारा पिता भी कभी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने पिताजी को हौसला दिया था और उसके बाद हमने सरकार की मदद लेकर सरकारी मकान हासिल कर लिया था, जिसमें हमने रहना शुरू कर। ये घर भी छोटा था, मगर हम दोनों बाप बेटी के लिए काफी था। और वो घर जिसमें मेरी माँ जलकर राख हो चुकी थी, वो घर हम हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर रेलवे स्टेशन कॉलोनी के पास में रहने के लिए आ गए थे, जहाँ की खिड़की से रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरती हुई साफ दिखाई देती थी। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। पिताजी का काम जम चुका था। वहाँ अक्सर लोग पिताजी से ही पॉलिश करवाने के लिए आया करते थे, और मेरे लिए ये बात बहुत खुशी और गर्व की बात थी कि पिताजी को ये रास्ता मैंने ही दिखाया था और उनकी हिम्मत बांधती रही थी। उसी दौरान जब हमारे रिश्तेदारों को हमारे हालात के बारे में पता चला तो वो हमदर्दी करने पहुंच जाते थे, पर मुझे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने माँ के मरने के बाद बहुत से लोगों को देखा था। उन्होंने पिताजी को अकेला छोड़ दिया था। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, इस बात को इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर सकी थी, लेकिन मेरे पिता ने सब कुछ महसूस किया था और वो बात उनके दिल में निशान बनकर छप गई थी। उनकी अपनी सगी बहन ने उन्हें कभी नहीं पूछा था। हालांकि वो चाहती तो मेरी जिम्मेदारी ले सकती थी, मगर वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि उनकी इकलौती भतीजी की जिंदगी सुकून से गुजरे। उन्होंने मुझे और मेरे पिता को बुरे हालातों में अकेला छोड़ दिया था। वो चाहती तो अपने भाई को भी काम पर लगवा सकती थी। उनके पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे, पर उन्होंने पिताजी की गरीबी को देखकर अपना मुंह फेर लिया था, और तब हमें आइडिया हो गया था कि जो लोग अच्छे वक्त में हमारे साथ होते हैं वही लोग हमारे बुरे वक्त में भी हमारे साथ होते हैं। हमारे बुरे वक्त में तो कोई नहीं था, तो फिर अच्छे वक्त में किसी के होने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी तो हमारा वक्त ठीक ठाक था, ज़्यादा अच्छा समय नहीं आया था, लेकिन भूखे मरने की नौबत ख़त्म हो चुकी थी, और ये बात मुझे बेहद सुकून देती थी। मेरी उम्र अब 17 साल की हो चुकी थी और मैं अपने कमरे में बैठी सारे कामकाज करने के बाद किताब पढ़ रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिताजी रोज़ की तरह काम पर मौजूद थे। मैं हैरान रह गई कि इस समय कौन आ सकता है, क्योंकि हमारे इस घर के बारे में तो किसी को भी पता नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे चाचा की बेटी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। उसके कपड़े, उसका रहन सहन, उसके हाथ में मौजूद सोने की अंगूठी, ये सब देखकर एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में जलन महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मैं किसी से जलती ही नहीं थी। मेरी दुनिया अलग थी, मेरी जिंदगी अलग थी, इसलिए मैं खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करती थी, बल्कि मैंने सोचा था कि इंसान जिंदगी में खुश रहने के लिए कैसे कैसे बहाने ढूंढता है। मैंने उन्हें अंदर कमरे में बिठाया। वो मुझसे उम्र में सिर्फ 1 साल बड़े थी। मैं उन्हें दीदी कहकर बुलाती थी। उन्होंने हमारे कमरे को बड़ी अजीब नज़रों से देखा था और कहने लगी कि तुम और ताऊ जी इस छोटे से कमरे में रहते हो, कितनी घुटन हो रही है यहाँ पर। यहाँ तो सांस लेने की जगह ही नहीं है, तुम लोगों का दम नहीं घुटता क्या? इस तरह की बातें करके उसने हमारा और हमारे घर का मजाक उड़ाया था, और मुझे उसके मजाक में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, दीदी बैठो ना, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, रहने दो, मैं कुछ नहीं लूँगी, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ बताने के लिए आई थी। उन्होंने हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ मिठाई का डब्बा मेरी तरफ बढ़ाया, बल्कि खोलकर मेरे मुंह में मिठाई डाल दी। मैंने कहा, दीदी ये सब किस लिए है? क्योंकि मैं पूछे बिना नहीं रह सकी थी। उन्होंने कहा कि मेरी शादी होने जा रही है, परसों सगाई हुई है, उसी की मिठाई लेकर आई हूँ। तुम लोगों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वहाँ काफ़ी अमीर अमीर लोग आए थे। मेरा रिश्ता अमीर घर में हुआ है ना, मगर मिठाई देने का हक तो बनता था ना, तुम हमारे रिश्तेदार जो हो। 3 महीने बाद मेरी शादी हो रही है, मुझे बधाई नहीं दोगी? मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा था, और साथ ही ये भी कहा था कि आप यहाँ मिठाई नहीं भी लेकर आती तब भी हम आपको बधाई दे देते।
इस मिठाई की भी कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुश हूं। उन्होंने कहा, वैसे लग तो नहीं रहा तुम्हें देखकर कि तुम खुश हुई हो। तुम्हें पता है कि मेरा पति अमेरिका में रहता है और शादी करके मैं भी वहीं पर चली जाऊंगी। बहुत ही बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और उसने सगाई में ये सोने की अंगूठी मुझे पहना दी, दिख रही है ना, तुम्हें उसी की दी हुई है। और भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया था वो मेरे लिए। अब तुम मुझसे ज्यादा जलना शुरू मत कर देना, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम भी मेरी उम्र की हो। मेरा रिश्ता जल्दी हो गया और तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ। इस बात से उनकी बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई थी। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो भला? मैं आपसे क्यों जलन करूंगी? मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ था। उन्होंने कहा कि अब देखो ना, मेरे पिता तो एक ऊंची कंपनी में काम करते हैं, इसकी वजह से मेरा रिश्ता ऐसी जगह हो गया। लेकिन तुम ऐसे कोई ख्याल अपने दिल में मत रखना, क्योंकि तुम्हारी कम उम्र है ना, इसलिए मैं कह रही हूं कि ऐसा वैसा कोई ख्याल मत पालना। अपनी हद में रहना। जिससे तुम्हारी शादी करवाई जाए उसी से कर लेना। वैसे भी तुम्हारा पति मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता की ही तरह जूते पॉलिश करने वाला ही होगा। वो मुझे अपने शब्दों से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, नफरत से भी और जलन से भी, और ना जाने मुझे क्या क्या बातें कह गई थीं। शायद उसे मेरे चेहरे पर मौजूद सुकून बहुत ज्यादा खटक रहा था। मैं उन्हें मुस्कुराकर देखती रही और कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहती हो दीदी, इंसान को अपने जैसे लोगों में ही रिश्ता करना चाहिए। वो हंसने लगी और कहने लगी कि जाहिर सी बात है, तुम्हारे पिता एक मोची है तो तुमसे कोई अमीर इंसान शादी करने के लिए तो आने से रहा। तुम तो किसी अमीर घर की नौकरानी ही बन सकती हो, इसलिए तुम्हारा रिश्ता भी किसी जूते साफ करने वाले लड़के के साथ ही होगा। गलत फहमी में मत रहना कि जैसा मेरा हमसफर है ऐसा तुम्हें भी मिलेगा। वो हंसते हुए इस तरह की बातें कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए नफरत और बेबसी की सुइयां चुभ रही थीं। उनके जाते ही मैं रो पड़ी थी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी कि भगवान, ये लड़की मुझे दुख पहुंचा कर गई है। हम तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, किसी को बुरा भला भी नहीं कहते, तो फिर क्यों लोग हमारे घर आकर हमें तंग करके जाते हैं, हर वक्त हमारा दिल तोड़कर रख देते हैं। शाम को जब पिताजी घर वापस आए तो मैंने उन्हें पूरी कहानी सुना दी थी। बस ये नहीं बताया था कि उसने जाते जाते मुझसे कहा था कि सारी जिंदगी तुम्हारे पिताजी जूते पॉलिश करते रहेंगे तो तुम्हारी शादी भी ऐसे ही लोगों में होगी। मुझे इन शब्दों पर कोई ऐतराज नहीं था। मुझे ऐतराज था तो उनकी नफरत और जलन पर था, जो उनके शब्दों में मेरे लिए दिखाई दे रही थी। क्या मैं उनके घर की रोटी खाती थी जो उसने मुझे इतनी ढेर सारी बातें सुना दी थीं? मैं दिल ही दिल में रो पड़ी थी। पिताजी ने देख लिया था कि मैं बहुत परेशान हूं। वो मुझसे कहने लगे कि बेटी, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? मैं हैरान रह गई थी। पिताजी को मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई थी? मैंने कहा, नहीं पिताजी, कुछ नहीं हुआ। बस मैं कुछ सोच रही हूं कि अनीता दीदी की शादी में कैसे जाएंगे, वो तो काफी दूर रहती है ना। मैंने बात बदलने के लिए पिताजी से पूछा था। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूं पिताजी, वहां जाने के लिए बहुत किराया लगेगा और आपकी पूरी एक दिन की कमाई खर्च हो जाएगी। पिताजी कहने लगे कि नहीं बेटी, हम वहां नहीं जाएंगे। कभी उनसे सामना हुआ तो माफी मांग लेंगे कि हम नहीं आ सके। वैसे भी वो हमें गाड़ी में लेने के लिए आने से तो रहे। पिताजी की बात ठीक थी, वहां शादी में जाने के लिए खर्च भी करना था और उन लोगों को वैसे भी हमारा सामना करना अच्छा नहीं लगता था, और इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं थे, इसलिए पिताजी ने मना कर दिया था मुझे कि हम शादी में नहीं जाएंगे। मुझे भी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं ऐसी शादियां देखूं। मैंने तो बस पिताजी से अपने अंदर का जख्मीपन छुपाने के लिए यह सब कुछ कहा था। मैं अब 17 साल की हो चुकी थी। माँ की मौत को कई साल गुजर गए थे और कोई दिन ऐसा नहीं था जो उनकी याद से खाली रहा हो। वह मुझे बहुत याद आती थी और मेरा मन करता था कि मैं दहाड़े मार मार कर रोऊं। मैं चाहती थी कि मेरी माँ कभी तो मेरे सपने में मेरे पास आ जाए, मुझसे कोई बात करे। यही सोचते सोचते मैं रात को सो गई थी। तब मुझे अंदाजा हुआ कि ऊपर वाले ने कितनी जल्दी मेरी प्रार्थना को सुन लिया था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उस दिन मैं शिद्दत से अपनी माँ को याद करके रोई थी तो वो मेरे सपने में आ गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटी, जल्द ही तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारे दिल में रहने वाले वो सपने जो अधूरे रह गए जरूर पूरे होंगे। मुझे बहुत ही हैरानी हुई थी, उस सपने का भला क्या मतलब हो सकता था।
उस दिन पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे दिल में यह एहसास पैदा हुआ कि कहीं पिताजी को भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मैंने पिताजी की खूब सेवा की थी और तब मुझे अंदाजा हुआ था कि माता पिता दुनिया की सबसे कीमती चीज है। उन्हें अगर कुछ होता है तो औलाद को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। 2 दिन तक पिताजी रेलवे स्टेशन पर जूते पॉलिश करने के लिए नहीं जा सके। तब मैंने अपने पिताजी को फैसला दिया और कहा कि आप मानते हैं ना कि मैं आपकी बेटी भी हूं और बेटा भी। वो समझ गए थे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम जो सोच रही हो उस बात की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हारी कमाई खाऊंगा। इतना कहकर वो रोने लग गए। मैंने उनसे कहा कि आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी बेटी आपके लिए कुछ भी कर सकती है। उस दिन मैंने पिताजी को दवाइयां दी। घर का कामकाज करने के बाद रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई। पिताजी ने मुझे बताया था कि बहुत सी ट्रेन वहां से गुजरेंगी और वहां से निकलने वाले यात्री जरूर तुम्हारे पास आएंगे। मैं वहां जहां मेरे पिताजी बैठते थे वहीं पर चली गई, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई कि एक जवान लड़का वहां पहले से ही मौजूद था और लोग उसके पास भीड़ लगाए खड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जगह किसी ने छीन ली है। मैंने अफसोस से उसकी तरफ देखा तो उसने भी उसी समय मुझसे नजर मिलाई और कहने लगा कि क्या हुआ, आप उदास नजर आ रही हो। जब लोगों की भीड़ कम हुई तो वो मेरी तरफ आया। मैंने कहा कि ये मेरे पिता का पेशा है और ये उनकी जगह है। वैसे तो परवाला सबको रोजी देता है, मैं अफसोस नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस बात का गम है कि आज हमारे घर में एक बार फिर से इतने महीनों के बाद हमें तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये कहते हुए मैं रो पड़ी थी। उस जवान लड़के ने मुझसे मेरा नाम पूछा था और कहा था कि आप अनामिका हो। मैंने कहा कि जी, मैं अनामिका हूँ, लेकिन आपको कैसे पता? वह कहने लगा कि आप किशोर अंकल की बेटी हो। उसकी बात पर मैं हैरान रह गई थी। उस लड़के ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं पहली नज़र में आपको देखकर मोहब्बत का शिकार हो गया हूँ और अब आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि अब कभी अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी होगी। मैं इस समय 17 साल की हो चुकी थी। छोटी सी उम्र में मैंने उसे साफ और सीधा शब्दों में कह दिया था कि आप मेरे पिता से बात कर लीजिए, और मैं जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर घर वापस आ गई थी। थोड़ी ही देर हुई थी कि वो जवान लड़का मेरी आंखों के सामने मेरे घर के दरवाजे के पास खड़ा होकर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया तो उसने बिना किसी घबराहट के साफ शब्दों में उनसे कह दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पिताजी हैरान रह गए थे। पिताजी ने उसके चेहरे पर देखा और फिर उसे हाँ कर दी थी। पिताजी की तरफ देखकर मैं तो दंग रह गई थी। उसके जाने के बाद मैंने कहा, पिताजी, ये क्या बात हुई? आपने बिना किसी छानबीन के हाँ कर दी। पिताजी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटी, वो भी हमारी तरह जूते ही पॉलिश करने वाला इंसान है। उसके और हमारे हालात अलग नहीं हैं, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसकी बातों से लग रहा था कि वो काफी हद तक समझदार है और भरपूर इंसान है। मैं हैरान रह गई थी और रोते हुए अगले हफ्ते का इंतजार करने लगी, जहां हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने पिता को छोड़कर विदा हो जाना था। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त के काबिल नहीं थी कि मैं अपने पिता से सालों तक अटैच रहने के बाद दूर भी हो सकती हूँ, पर शादी करना भी जरूरी था। और ये बात मुझे पिताजी ने समझाई थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। इसलिए मुझे ये रिश्ता बेहतर लगा और वो दिन भी आ गया था जब मैं दुल्हन बनी बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। शादी होते ही मैंने बाहर जाकर देखा तो हैरान रह गई। वहां पहले से ही एक खूबसूरत सी गाड़ी मौजूद थी। उन्होंने जो कपड़े दिए थे वो भी बहुत अच्छे थे और मेरी चचेरी नन भी बहुत सुंदर लग रही थी। ये सब मेरे लिए एक सपने के जैसा था। मुझे अपने चाचा की बेटी की एक बात याद आई थी, जिसने मुझे देखकर कहा था कि तुम्हारे लिए जूते पॉलिश करने वाला इंसान ही आएगा, कोई राजकुमार नहीं। और आज मैं गाड़ी में बैठकर यही सोच रही थी। मेरे दिल में एक तरफ बहुत सारी कन्फ्यूजन थी तो दूसरी तरफ खुशी भी थी कि सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा है। गाड़ी शहर से भी बाहर निकल गई थी तो मैं हैरान रह गई। मैंने फौरन से अपनी नन से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं? आपका घर तो पीछे ही कॉलोनी में है ना? मैं डर गई थी। उसने कुछ नहीं बताया, बस वो हंसने लगी।
फिर गाड़ी एक झटके से एक बंगले के सामने रुकी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई कि कितना खूबसूरत और सुंदर बंगला है, हम यहाँ क्यों आए हैं। तब मेरे पति ने कहा था कि ये हमारा घर है और मैं कोई जूते पॉलिश नहीं करता हूँ। अब सारी बातें मैं यही बताऊं या अंदर भी चलोगी? मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि किसी राजकुमारी की तरह मैं अंदर जा रही थी। ये देखकर मेरे दिमाग को झटका लगा था। वहां मौजूद दुबले पतले से इंसान मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि बेटी आओ, ये सब तुम्हारी भलाई का सिला है जो तुमने मेरे साथ किया है। मैं उनकी बात समझ नहीं सकी थी। उसी समय मैंने पूछ लिया कि आप किसकी भलाई की बात कर रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि मैं दीप का पिता हूँ और दीप कोई अनाथ बच्चा नहीं है। ये मेरे भाई और भाभी हैं, दीप के चाचा और चाची, और ये लड़की तुम्हारी चचेरी नन नहीं, मेरी सगी बेटी है, दीप की सगी बहन। तुम हमें नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेटी, मैं वही इंसान हूँ जिसकी जान तुमने 60 साल पहले बचाई थी, और वो इंसान आज उम्मीद भरी जिंदगी गुजार रहा है। उस हादसे के बाद मैं अपने एक दोस्त से उधार लेकर एक कारोबार शुरू कर चुका था। कारोबार में इतनी तरक्की हुई कि मुझसे संभल भी नहीं रहा था। तभी मैंने महसूस किया कि तुमने मेरी जान बचाई थी। ये सब कुछ इसीलिए हुआ। अगर उस दिन मैं मर जाता और तुम मुझे नहीं बचाती तो शायद मैं इतना कामयाब नहीं होता। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर ये लड़की मुझे दोबारा कभी जिंदगी में मिली तो मैं उसका एहसान जरूर उतारूंगा। इसलिए मैंने अपने बेटे को शादी के लिए राजी किया था कि जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा तो तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ करवा दूंगा। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे पापा को सब कुछ पता है, लेकिन वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए खामोश रहे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी भलाई मेरे सामने इस तरह भी आ सकती है और मैं एक बड़े से घर की राजकुमारी बनकर अपनी जिंदगी गुजारूंगी। शादी की पहली रात बहुत हसीन गुजरी थी और मेरे पति ने अपने पिता की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूं। जिस तरह तुमने मेरे पिता की जान बचाई थी, तुम्हारी वजह से ही उनका कारोबार आगे चल पड़ा, वरना आज मेरे पिता हमारे साथ न होते। आज तुम्हारी ही वजह से हमारा कारोबार इतनी आगे बढ़ गया और मुझे किसी चीज का कोई अफसोस नहीं है। मैं खुश हूं कि मुझे तुम जैसी लड़की का साथ मिला। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूं। तुमने मेरे पिता की जान बचाई, हमारे कारोबार की तरक्की की वजह बनी। मेरे पापा ने मुझे तुम्हारी तलाश पर लगा दिया था और फिर फाइनली 1 साल तलाश करने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया था। मैंने जब लोगों से तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो तुम्हारे पिता को तलाश कर लिया था और फिर मेरी उनसे बात हुई। तुम्हारे पिता बीमार थे तो इसलिए उस दिन तुम वहां पर आ गई। फिर जब तुमने मेरा सामना किया और तुम अपने पिताजी की जगह जूते पॉलिश करने के लिए आई तो मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम वही लड़की हो। मैंने तुमसे शादी का इजहार किया। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तुम्हारी अच्छाइयों ने सिर्फ मेरे पिताजी का ही दिल नहीं जीता, बल्कि मेरा भी दिल जीत लिया है। तुम्हारे पिता से मेरी पहले ही बात हो गई थी, उनको मैंने पूरी कहानी सुनाई थी, तो वो हमारी शादी के लिए पहले ही राजी हो गए। अब तुम एक अमीर परिवार की बहू बनकर आई हो, अब तुम्हारे सामने सच आ गया। उनकी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी, बार बार आसमान की तरफ देख रही थी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। दूसरी तरफ मुझे कुछ समय के बाद पता चला कि मेरे चाचा की बेटी की शादी हो गई थी और उसकी जल्द ही डिवोर्स भी हो गई, क्योंकि उसका पति अमेरिका में रहकर एक और शादी भी कर चुका था। एक दिन मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने जब मुझे मेरे पति के साथ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे मेरे घमंड और ईगो की सजा मिल गई। मैंने कहा, दीदी, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन तुम्हारे शब्दों में घमंड बोल रहा था, वहीं तुम्हारी बर्बादी की वजह बना। मैं अपने पति के साथ आज भी बहुत खुश हूँ। मेरा पति मेरे पिता को भी अपने घर ले आया। हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं और मेरी इस कहानी से आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि मेरी बचपन की हुई भलाई मेरी जवानी में कितने काम आई थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।